आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज मैं लेकर के आया हूँ बहुलक। बहुलक यानी पॉलीमर्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों बहुलक। और इस चैप्टर के सवाल रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो जो सवाल विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको इकट्ठा करके आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। अगर इन सवालों को आप पढ़ लेते हैं तो ये जो परीक्षाएं आपके सामने नज़र आ रही हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की, साथ में एनटीपीसी की और आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई का इम्तहान है दोस्तों, उसके लिए भी, सबके लिए ये बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ा छोटा सा वीडियो है, कहीं जाइएगा नहीं। आपके लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दोस्तों, अब तक आपने पढ़ भी लिया होगा। पहले सवाल को आइए देखते हैं। पहला सवाल ये रहा, बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट आरआरबी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में सवाल ये पूछा गया दोस्तों 14/12/2014 को ग्रीन पेपर वाले सेट में। उस जमाने में मतलब आज से 10 साल पहले जो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा लिया करता था, तो अलग अलग सेट का रंग अलग अलग होता था दोस्तों। लाल सेट, पीला सेट, नीला सेट, हरा सेट, सफेद सेट। बैकेलाइट क्या होता है? एक रोधक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उच्च प्रतिरोधी चालक होता है, निम्न प्रतिरोधी चालक होता है दोस्तों। तो जो बैकेलाइट होता है वो सेमीकंडक्टर नहीं है दोस्तों, उच्च प्रतिरोधी चालक भी नहीं है दोस्तों, निम्न प्रतिरोधी चालक भी नहीं है, ये इंसुलेटर है। बैकेलाइट आपने देखा जरूर होगा दोस्तों, नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं। आप लोग दाल चावल तो जरूर पकाते होंगे, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते होंगे। प्रेशर कुकर की हैंडल पे जो काला काला रोधक लगा होता है वही बैकेलाइट है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब गर्माहट से पिघल नहीं जाता और अपने अंदर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है दोस्तों। तो कितने काम की चीज है बैकेलाइट। आइए सवाल नंबर 1561 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1562। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों 1562 को। बहुप्रयोग मल्टी यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? बढ़िया सवाल दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से उठाया गया सवाल। आप लोग कहीं भी जाते हैं घर से बाहर और आपको प्यास लगती है तो आप ढूंढते हैं कोई दुकान, और उस दुकान से क्या करते हैं, पानी की एक बोतल खरीदते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो वो जो पानी की बोतल है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बैकेलाइट की बनी होती है, पॉलीस्टीरीन की बनी होती है, पॉलीथीन की होती है, सिलिकॉन की होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। पानी की जो बोतल है, जो मल्टी यूज प्लास्टिक कहते हैं उसको दोस्तों, ठीक है, बहुप्रयोग प्लास्टिक, वो बोतल बनी होती है पॉलीथीन की। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 19/4/2016 को यह सवाल आया था, पहले चरण की तीसरी पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1563 नंबर, बड़े गौर से देखिएगा। कहा जाता है ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है दोस्तों? ना चिपकने वाले, ऐसे पूछ देगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि आपको भी ये थोड़ा सा नया सा शब्द लग रहा है दोस्तों। ना चिपकने वाले, इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं नॉन स्टिक। आप लोग नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक प्रेशर कुकर वगैरह वगैरह इनका इस्तेमाल जरूर करते होंगे दोस्तों। तो नॉन स्टिक को कहा जाता है हिंदी में ना चिपकने वाले, है ना। तो ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? वेल्क्रो, तेल, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। 1563 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। टेफ्लॉन का लेप लगा होता है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में ये सवाल आया था, पहले चरण की दूसरी पारी 4/4/16 को। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है दोस्तों। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा रोधी बहुलक है।
टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत बहुत चिकना होता है दोस्तों। टेफ्लॉन क्या होता है? एकदम स्मूथ चिकना होता है, उस पर आप कोई भी चीज चिपकेगी नहीं, इसीलिए उसको नॉन स्टिक कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो तार आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है दोस्तों। फ्लोराइड बॉन्डिंग, ब्रोमाइड बॉन्डिंग, आयोडाइड बॉन्डिंग दोस्तों। ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के दोस्तों आयोडाइड आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। क्या लिखेंगे दोस्तों? फ्लोराइड। ऐसे। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरण में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपनी इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का पहले चरण का सवाल था दोस्तों, ये दूसरी पारी में आया था 30/4/2016 को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1565। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, 1565 पर एक और से देखा जाए। क्या कहा जाता है? पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है दोस्तों। कार्बोनिल, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है पीवीसी का इस्तेमाल दोस्तों? जो फर्श की टाइल्स होती हैं उनके निर्माण में। आजकल जो फ्लोरिंग बन रही है दोस्तों, वो कैसी बन रही है? पीवीसी की भी फ्लोरिंग आती है, उसको आप ला करके बिछा दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/10/2018 दूसरी पारी का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। कौन नहीं है? 1566 नंबर सवाल के लिए दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है दोस्तों। बैकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है? थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है दोस्तों जो टेम्परेचर बढ़ने पर मुलायम हो जाता है और जाड़े में या टेम्परेचर कम करने पे ठंड कठोर हो जाता है दोस्तों। तो बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट क्या है दोस्तों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। ऐसे थर्मोसेटिंग। तो सवाल नंबर 1566 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 30/10/2018 को तीसरी पारी में आया था सवाल ये। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। 1567 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पीवीआरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, ये 4/10/2018 को दूसरी पारी में आया था। अगला सवाल आपके सामने। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रिसाव को, ओवरलोडिंग को, फ्यूजिंग को, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है दोस्तों। पीवीसी की कोटिंग करके जो वायरिंग करने के लिए घरों में, हाउस होल्ड वायरिंग के लिए हम लोग वायर खरीद के लाते हैं, उन वायर के ऊपर लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, काले रंग का दोस्तों या सफेद रंग का जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की कोटिंग होती है। इसीलिए उन वायर्स को पीवीसी वायर भी कह के बुलाया जाता है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, लेकिन ये सवाल ग्रुप डी का था 18/9/2018 का दूसरी पारी का। अब आपके सामने ये रहा सवाल नंबर 1569। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक फाइबर, ऊन या फिर रेशम या सिंथेटिक फाइबर दोस्तों। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे ये रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, इनको सिंथेटिक फाइबर कह के बुलाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। एनटीपीसी की परीक्षा में 8 मार्च 2021 को ये सवाल आया था दोस्तों। 8 मार्च का मतलब समझते हैं ना? राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। स्टेज 1 शिफ्ट 1 1569 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने 1570। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों 1570। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन और अमोनिया,
ये 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। एथिलीन गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक, रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है दोस्तों। प्लास्टिक क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल होते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहिएगा एथिलीन का इस्तेमाल होता है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 30 दिसंबर 2020 को पहले चरण की पहली पारी का सवाल है दोस्तों। ये आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1571 नंबर। संशोषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर नायलॉन की, मेलामाइन की, रेयॉन की, एक्रिलिक की, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। सवाल नंबर 1571 दोस्तों। संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों? जो फायरमैन होता है उसकी जो वर्दी होती है उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन प्लास्टिक कैसा होता है? फायर रेजिस्टेंट होता है दोस्तों, मतलब आग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 1/4/2021 को पहले चरण की दूसरी पारी में सवाल पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1572। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है दोस्तों? ऐसा रेशा जिसको आदमी ने बनाया है दोस्तों, कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाया है दोस्तों। लिनन, जूट, रेशम, रेयॉन दोस्तों। रेयॉन क्या है? मानव निर्मित प्रयोगशाला में बनाया गया रेशा है। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल 1/4/2021 को पहले चरण की पहली पारी में सवाल आया था दोस्तों। कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किए गए रेशे को संश्लिष्ट रेशा कहा जाता है। ये कई सरल अणुओं के संयोग से बने हुए पॉलीमर्स होते हैं, जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 1573 नंबर। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो कह दीजिएगा नायलॉन है दोस्तों। सिलिकॉन नहीं होगा, स्पैंडेक्स नहीं होगा, एक्रिलिक नहीं होगा दोस्तों। नायलॉन वो पहला रेशा है जिसको आदमी ने लेबोरेटरी में बनाया था दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 8 फरवरी 2021 को पहले चरण की दूसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने साबुन से ताल्लुक रखता है। बड़े गौर से देखा जाएगा। साबुन यानी कि सोप, डिटर्जेंट। इसमें 2 प्रकार के साबुन है दोस्तों, एक नहाने का साबुन, दूसरा कपड़ा धुलने का साबुन। जो कपड़ा धुलने का साबुन होगा उसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट 2 रूपों में आता है। एक रूप क्या होता है दोस्तों? एक रूप होता है उसका पाउडर्ड फॉर्म में, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? टिकिया, या उसको बार कहते हैं हम लोग आजकल। जैसे कपड़े धुलने का बार होता है ना, रिन बार, घड़ी का बार। तो दोस्तों साबुन लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं दोस्तों? ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों 1574 के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आरआरबी जेईई की परीक्षा में 23 मई 2019 को यह सवाल आया था दोस्तों। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1575। साबुन का उत्पादन होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल है। साबुन कैसे बनता है? ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया द्वारा, वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की क्रिया के साथ, डोडिसाइल बेंजीन का H2SO4 और फिर NaOH के साथ क्रिया के बाद दोस्तों। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ग्लिसरॉल के साथ क्षार की अभिक्रिया जब होती है तब आपके पास साबुन बनता है दोस्तों। आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का परीक्षा के सवाल दोस्तों, ये सेट नंबर 8 ग्रीन पेपर में आया था 21/12/2014 को। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 1576। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 1576 को कहा जा रहा है 1576 के लिए साबुन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? तो कह दीजिएगा साबुन का सामान्य सूत्र होता है RCOOMG, RCOONA दोस्तों। यही सही उत्तर है। सवाल नंबर 1576 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। साबुन का
जो सामान्य सूत्र है दोस्तों, जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्ल सोडियम और पोटेशियम लवण के रूप में प्राप्त होते हैं दोस्तों, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1577 जूनियर इंजीनियर 23 मई 2019 पहली पारी का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? साबुन के साथ साथ आइसोप्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है दोस्तों। तो ये सवाल है दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ग्लिसरीन उसके एक सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आता है दोस्तों। 1577 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 1578 कहा जा रहा है। 1578 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखा जाएगा 1578 को। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किसकी वजह से आता है दोस्तों? साबुन लगाने से बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना। और ये सही भी है दोस्तों। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण के कारण पाया जाता है दोस्तों? बिथियोनॉल, सोडियम लॉरिल सल्फेट, रेजिन, सोडियम डोडेसिलैब्जे सल्फोनेट, बिथियोल दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे 1578 के लिए। पहला ऑप्शन सही है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 7/4/2016 को पहले चरण की तीसरी पारी का सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1579 डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। साबुन रहित साबुन, कार्बोलिक साबुन, मृदु साबुन, कठोर साबुन। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो डिटर्जेंट कहा जाता है दोस्तों साबुन रहित साबुन, मतलब ऐसा साबुन जिसमें साबुन ना पाया जाता हो, है ना, उसे डिटर्जेंट कहते हैं, जिसको हम लोग कपड़ा धुलने के काम में लाते हैं, नहाने के काम में नहीं लाते दोस्तों। और आरआरबी जेईई का सवाल है 25/5/2019 को यह सवाल आया था दोस्तों पहली पारी में। और ये आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों 1580 तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को कैसे जाना जाता है? संतृप्तिकरण या साबुनीकरण या उदासीनीकरण या बहुलकीकरण? तो दोस्तों इसको साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। टॉपिक से रिलेटेड है दोस्तों ये सवाल। 1581 नंबर। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? आरआरबी का ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों 26/9/2018 का। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो सीमेंट का मुख्य घटक दोस्तों क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड? दोस्तों किसको टिक मारा जाए दोस्तों? सिलिका, सिलिका, सिलिका ये सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्तों। इसकी मदद से सीमेंट बनाया जाता है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 26/9/2018 को तीसरी पारी में सवाल आया था ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। शीशा, शीशा मतलब ग्लास, जो आजकल पार्टीशन के लिए दोस्तों, और आप अपना चेहरा देखने के लिए भी ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लास किसी न किसी फैक्ट्री में, कारखाने में जब बनता है दोस्तों, तो पहले जब उसकी कास्टिंग करेंगे तो बहुत गर्म होगा, पिघलता हुआ सा होगा, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसका एक वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। वो नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डीकैंटेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एनीलिंग। ये गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एनीलिंग कहते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 12/4/2016 को पहले चरण की तीसरी पारी का सवाल दोस्तों 1582। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1583 नंबर दोस्तों। बड़े गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बर्तन उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ऑटोमोबाइल में दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। एनटीपीसी का सवाल 4 जनवरी 2021 को पहले चरण की पहली पारी में सवाल पूछा गया था दोस्तों ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1584 नंबर। बड़े गौर से देखिएगा। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, कांच मतलब ग्लास, उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों सिलिका होता है। माइका नहीं होता, क्वार्ट्ज नहीं होता, सोडियम बोरेट भी नहीं होता दोस्तों। सिलिका होता है जो कांच का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 19/4/2016 को यह सवाल पूछा गया था दोस्तों, है ना। कब पूछा गया था? 19 अप्रैल 2016 को पहले चरण की तीसरी पारी में दोस्तों। ये है सिलिका।
कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, एक्सप्लोसिव मटेरियल से दोस्तों, एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? यह सवाल पूछा गया है 1585 नंबर दोस्तों। तो कह दीजिएगा बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, लेड सल्फाइड नहीं होता है, जिंक सल्फाइड भी नहीं होता है। आरआरबी का एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 5/4/2016 को पूछा गया था पहले चरण की तीसरी पारी में। बारूद में, बारूद समझते हैं, एक्सप्लोसिव, उसमें जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वो क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। यही आग पकड़ने के काम आता है दोस्तों। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है? KNO3। ये है पोटेशियम नाइट्रेट और यह एक आयनिक लवण है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये वही वाले नोबेल हैं जो नोबेल पुरस्कारों के भाग्य विधाता के तौर पे जाने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार इन्हीं की याद में दिए जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ये जानकारी में आपको होना चाहिए दोस्तों कि 18/4/2016 को ये सवाल आया था एनटीपीसी की परीक्षा में, पहले चरण की दूसरी पारी थी ये। अगला सवाल आपके सामने, RDX क्या है? RDX क्या है दोस्तों? एक विस्फोटक है, कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन है, रक्तचाप नापने का एक यंत्र है, विद्युत धारा नापने का यंत्र है दोस्तों। RDX को कहा जाता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ये RDX का पूरा नाम है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में यह सवाल आया था 3 फरवरी 2021 को, पहले चरण की दूसरी पारी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने और आज के वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है हरे रंग के लिए? आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो हरे रंग के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों उसका नाम बेरियम है। मतलब जो पटाखे आप दीपावली में या शादी बारात में या जब क्रिकेट मैच में परिणाम अपने पक्ष में आ जाता है उस समय आतिशबाजी करते हैं दोस्तों, तो वहां पे जो ग्रीन कलर के पटाखे या पटाखे जलने के बाद जो हरा रंग आपको दिखाई देता है वो बेरियम की वजह से नजर आता है दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 31 जुलाई 2021 को यह सवाल आया था पहले चरण की दूसरी पारी में दोस्तों। बेरियम दोस्तों हरे रंग के लिए जाना जाता है, कॉपर नीले रंग के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये है कॉपर। कॉपर किसके लिए जाना जाता है? नीले रंग के लिए, मतलब कॉपर की वजह से नीले रंग की प्राप्ति होती है दोस्तों। और कैल्शियम से नारंगी रंग मिलता है दोस्तों, यहाँ पे नारंगी लिख दे रहा हूं मैं। अगर कैल्शियम उपस्थित है आपके आतिशबाजी में तो नारंगी रंग मिलेगा आपको, और अगर सोडियम है दोस्तों तो पीला रंग मिलेगा सोडियम से, है ना। तो आपको लेके चलता हूं दोस्तों आगे की तरफ, और अगला सवाल आपको अगले वीडियो में ही मिलेगा। और अगला वीडियो दोस्तों बहुत धमाकेदार होने वाला है, उसका इंतज़ार बेसब्री से मुझे भी है और आपको भी अवश्य होगा। आज के लिए यहीं पर विराम लेता हूं। हमारे चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शुभ काम तुरंत कर लीजिए। अब आपसे विदा लेता हूं, अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।